हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर तुरंत देख लें ताकि ये वीडियो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन बिहाइंड ग्रेविटी को जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि ग्रेविटी के पीछे न्यूटन का अपना क्या कॉन्सेप्ट था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे जब भी हम ग्रेविटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक नाम हमारे जहन में ऑटोमेटिकली आ जाता है और वो नाम है सर आइजक न्यूटन का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी के सारा क्रेडिट आइजक न्यूटन को ही जाता है। आइजक न्यूटन से भी पहले कई साइंटिस्टों ने इसमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनमें एरिस्टोटल, टॉलमी, आर्यभट्ट, कॉपरनिकस, टाइको ब्राहे, केपलर, गैलीलियो आदि का नाम प्रसिद्ध है। आइजक न्यूटन के बारे में कुछ मान्यता है। साल 1665 की बात है, जिस वक्त आइजक न्यूटन की उम्र मात्र 23 साल थी। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ाई करते थे। लेकिन उसी वक्त पूरे यूरोप महादेश में एक महामारी ने अपना प्रभाव जमा लिया था और वो महामारी कुछ और नहीं बल्कि प्लेग था। इस प्लेग नामक महामारी के कारण या इसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपने अंतर्गत सभी कॉलेजों को बंद कर दिया। कॉलेजों को बंद करने के बाद न्यूटन को एक अच्छा खासा समय मिल गया अपने घर पर अपने अधूरे खोज, रिसर्च आदि को पूरा करने का। न्यूटन को ही बचपन से ही ग्रहों, नक्षत्रों आदि की स्थिति को पता करने का अभिलाषा था। लेकिन कॉलेज में पढ़ने के दौरान समय न पाने के कारण उन्होंने कभी भी इस चीज को एक लेवल पर जाकर नहीं कर सके। लेकिन छुट्टी के दिनों में इस कार्य को करने के लिए उनको एक अच्छा खासा समय मिल गया, जिसका भरपूर फायदा उन्होंने उठाया और ग्रहों, नक्षत्रों आदि की स्थिति को उन्होंने पता किया, उनके मोशन को ऑब्जर्व किया और अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के दम पर उन्होंने चंद्रमा और पृथ्वी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण डाटाएं दी। उन्होंने बताया कि चंद्रमा जो है वो पूरे पृथ्वी का एक रिवोल्यूशन 27.3 डेज में पूरा कर लेती है। यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ वो जो है आपका 27.3 डेज का होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी से लेकर मून तक की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस आपका 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर के बराबर होती है। लेकिन यही तक नहीं, उन्होंने इस डाटा का प्रयोग करके मून का एक्सेलरेशन भी निकालने की कोशिश की, जो कुछ इस प्रकार से था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, ये हम सबको पता होता है। लेकिन यहां पे भी जो है वो लीनियर वेलोसिटी है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो बॉडी है, वो यहां पे एंगुलरली रोटेट कर रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है। तो फिर यहां पे लीनियर वेलोसिटी का कोई काम नहीं है। तो हम यहां पे लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमको अच्छे तरीके से ये बात पता है कि लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जहां पे v जो है लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, आर यहां पे रेडियस है, जिस रेडियस को लेकर मून जो है पूरे अर्थ को रोटेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर v इज इक्वल टू ओमेगा आर हम पुट कर देते हैं तो v इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई टी। हमें अच्छे से पता है कि 1/t इज इक्वल टू होता है ओमेगा। यानी कि अगर हम इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन रिड्यूस होकर हो जाता है ओमेगा स्क्वायर आर। अगर हम ओमेगा की वैल्यू
2 पाई बाई टी यहां पे पुट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन कुल इस प्रकार से हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू आर। इस इक्वेशन में हम आर और टी की वैल्यू जो न्यूटन ने पहले ही अपने डाटा में दे दिया था उसको पुट करके देखेंगे कि ये वैल्यू एक्सेलरेशन का मान कितना आता है। यानी कि 4 पाई स्क्वायर इंटू आर की जो वैल्यू है वो है 3.85 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 10 टू द पावर क्यू, मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए, डिवाइडेड बाई टाइम का होल स्क्वायर। यानी कि टाइम आपको पता है कि 27.3 डेज है। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, तो 27.3 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू एक्सेलरेशन का निकल के आता है और वो होता है 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि न्यूटन ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था, जो अपना डाटा दिया था, उस डाटा के आधार पर मून का जो एक्सेलरेशन निकल कर आया वो था 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन से पहले यह प्रश्न उठता है कि आखिर में ये जो एक्सेलरेशन है जो उन्होंने कैलकुलेट किया था जिसका वैल्यू 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ये एक्सेलरेशन आखिर में प्रोड्यूस कहां से हुआ। क्योंकि अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो हमें ये अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन बिना फोर्स के प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट करता है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी का जो डायरेक्शन है टुवार्ड्स द अर्थ है तो डेफिनेटली लगने वाले इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन भी टुवार्ड्स द अर्थ ही होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन की तरफ होती है। जिधर एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होता है उधर ही फोर्स भी डायरेक्टेड होगा। तो डेफिनेटली ये लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन भी टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होगा और इसी का नाम उन्होंने दिया ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी उनके अनुसार ग्रेविटी वह बल है जिस बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। लेकिन समस्या यही नहीं थी। इसके बाद एक और क्वेश्चन जनरेट हुआ कि क्या यह लॉ सभी जगह वैलिड है या फिर कुछ ग्रहों और उपग्रहों तक ही सीमित है। तो न्यूटन ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने अपने गणितीय यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बहुत सारे डाटा को कैलकुलेट करके इस बात की पुष्टि कर दी कि ये लॉ हर जगह वैलिड है। यानी कि यह लॉ सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जितने भी हेवनली बॉडीज हैं या यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी के बीच में एकदम एक समान व्यवहार करता है। अब यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ये लॉ जिस रूप में कार्य करता है ठीक उसी रूप में ये पृथ्वी और एप्रिल के बीच में भी काम करता है। तो ये लॉ हर जगह एक समान काम करता है, इसलिए इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। यानी कि ये लॉ हर जगह वैलिड है। न्यूटन ने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद ये बताया कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स द अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का अगर आप उसे पृथ्वी से दूर ले जाते हैं, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पृथ्वी से दूर ले जाते हैं तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन जो है धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। और कोई वस्तु अगर पृथ्वी के जितनी ही नजदीक आएगी उसका एक्सेलरेशन उतना ही क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज एक्सेलरेशन जो है वो डेफिनेटली उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बॉडी पृथ्वी से कितने डिस्टेंस पे है। अगर वो कम डिस्टेंस पे है तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर वो ज्यादा डिस्टेंस पे है तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन कम होगा। यही लॉ हम प्लैनेट्स के लिए भी वैलिड पाते हैं। अगर आपने सोलर सिस्टम को देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि बुध जो है सूर्य की परिक्रमा बड़ी ही कम समय में कर लेता है, वहीं हमारी पृथ्वी को उससे ज्यादा समय लगता है। इसका कारण यही है क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य से एक अच्छी खासी डिस्टेंस पे है, लेकिन बुध जो है उससे काफी नजदीक है। इन ऑब्जर्वेशन के बाद न्यूटन ने अपना सुप्रसिद्ध यानी कि फेमस थ्योरी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दिया, जो कुछ इस प्रकार से है। एनी टू पार्टिकल और बॉडी in this universe attract each other with force
which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Let m1 and m2 are the masses of two bodies which is kept at a distance r. ये जो r डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का मतलब है कि ये मान लीजिए कि बॉडी आपकी कोई एक बहुत बड़ी बॉडी है, तो उसका डिस्टेंस अगर आप सरफेस से लेते हैं तो कुछ और आएगा, इस सरफेस से लेते हैं कुछ और आएगा, तो उसका मास जो है एक सेंटर में एक्यूमुलेट होता है जो यहां पे होगा। तो ये डिस्टेंस यहीं से लिया जाएगा। और वैसे आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि ये बॉडी होमोजेनियस शेप में है, इसलिए इसका सेंटर इजीली आपको पता चल जा रहा है कि सेंटर मिडिल में होगा। लेकिन आप अगर बॉडी आपकी हेट्रोजेनियस टाइप की हुई तो फिर इसका सेंटर भी पता करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आपको इसका सीजी पता करना होगा। इसका सीजी जहां होगा वही उसका सेंटर पकड़ा जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और ये जो फोर्स काम करता है वो इसी लाइन पे काम करता है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के जो ज्वाइनिंग करने वाली जो लाइनें है उस लाइन के ऊपर ये लाइज करता है। क्योंकि हमें पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो हमेशा बॉडी के मोशन के अलोंग डायरेक्टेड होती है। न्यूटन के अनुसार जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स है एफ, वो जो है इनके मासेस का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इस ऑब्जेक्ट का जो भी मासेस होगा उसका प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि लगने वाले फोर्स का मान इनकी बीच की दूरी का वर्ग का विलोमानुपाती होता है, यानी कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। अगर इन दोनों लॉज को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इस इक्वेशन से अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाता है, g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां पे g जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है जो है आपका लगभग 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू जो है जी की वो एक फिक्स वैल्यू है, यानी कि इसका मान कहीं चेंज नहीं करेगा। ये पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है। यहां से हम g की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। g इज इक्वल टू हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। और g की अगर हम यहां से यूनिट निकालना चाहें तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स की जो है यूनिट है वो न्यूटन होती है और डिस्टेंस की जो है यूनिट जो है एसआई सिस्टम में मीटर होती है, यानी कि हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और मास जो है एसआई सिस्टम में केजी होता है, तो दैट मींस केजी इंटू केजी स्क्वायर। यानी कि पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हो गया। हम यहां से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है वो आपका है एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशन जो है आपको अच्छे से पता होगा, वो है ml t टू द पावर -2। वहीं डिस्टेंस का डायमेंशन आपको अच्छे से पता है, दैट इज l होता है। सो यहां पे l स्क्वायर बिकॉज r स्क्वायर है डिवाइडेड बाई मास का डायमेंशन जो है m होता है, तो m इंटू m यानी कि m स्क्वायर। तो यहां पे ये पूरा कैलकुलेशन करके आएगा m टू द पावर -1 l t टू द पावर -2 l और l स्क्वायर मिलकर हो जाएगा l क्यूब। तो यानी कि m टू द पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2। ये जो हो गया डायमेंशन हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो इस तरीके से आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन दोनों इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस फोर्स के बारे में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये जो फोर्स है वो अपने आप में
बहुत सारी प्रॉपर्टी को लेकर बैठा है। पहली बात कि ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर में है, यानी कि ये फोर्स रिपल्सिव कभी नहीं होगा, ये हमेशा बॉडी को अट्रैक्ट ही करेगा, कभी रिपल नहीं करेगा। जैसे कुछ फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने का काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने वहां पे देखा होगा, दो सेम चार्जेस जो है रिपेल करते हैं और दो अपोजिट चार्जेस क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी आप ऑब्जेक्ट लीजिए वो हमेशा क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का ही काम करेगी। तो यहां पे आसानी से हम कह सकते हैं कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरा बात ये आता है कि ये जो फोर्स है ये एक सेंट्रल फोर्स है, यानी कि ये फोर्स कैसा है, एक सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो अपने आगे के स्टडी में हमें, यानी कि जब हम सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो हमें अच्छे से सेंट्रल फोर्स के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि सेंट्रल फोर्स का मतलब ही वो होता है कि एक ऐसा फोर्स जो एकदम दो मासेस को ज्वाइन करने वाले, दो मासेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाले जो लाइन होती है उसके ऊपर काम करने वाला फोर्स को ही हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दो मासेस आप समझ सकते हैं कि M1 और M2 है, और इनके मासेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इसके ऊपर लगने वाला ये जो फोर्स है इसी को कहा जाता है सेंट्रल फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, एक सेंट्रल फोर्स है जो हमेशा दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर लाइज करता है। तो ये एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स है। ये फोर्स ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये फोर्स ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी काम कर सकता था, लेकिन नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करता है। क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो हमेशा ही कहां काम करती है, टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द बॉडी, जिधर की तरफ उसकी एक्सेलरेशन हो रही है। तो इसीलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों के ये जो मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी लाइन के ऊपर ये जो है फोर्स काम कर रहा है। यानी दो मासेस को सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके ऊपर ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स के नाम से जानते हैं। वहीं एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ये फोर्स जो है, जैसे कि आपको पता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको अच्छे से पता होगा कि एफ, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, आपको पता है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ था टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल काम करती है। तो इमेजिन कीजिए कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और यहां पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये मान लीजिए जो बॉडी है वो इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, तो डेफिनेटली न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ये बॉडी भी इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी। यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार कि अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ अगर कोई फोर्स लगा रही है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, तो उसका मान क्या होगा, F12 होगा, क्योंकि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको लिखा जाता है F12, जिसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द मास M2 की तरफ। वहीं दूसरी तरफ जो मास M2 है उसकी वजह से जो M1 पे जो फोर्स अप्लाइड किया जाएगा, जिसका डायरेक्शन M1 की तरफ होगा, वो होगा F21, यानी कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहां पे पहली बॉडी के द्वारा लगाया गया दूसरी बॉडी पर फोर्स है F12 और दूसरी बॉडी के द्वारा पहली बॉडी पर लगाया गया फोर्स है F21, और ये दोनों के दोनों फोर्स जो है वो एक दूसरे का इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ में इसे बताया जा चुका है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। साथ ही साथ अगर ये बात करें तो ये जो लॉ है वो आपका इंडिपेंडेंट है मीडियम के ऊपर, यानी कि ये किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कि इस फोर्स को अभी आप एयर मीडियम में लगा रहे हैं, यानी कि हम और किसी एक और ऑब्जेक्ट के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स को हम निकाल रहे हैं, तो हमारे बीच में लगने वाला जो फोर्स का मान होगा वो कहां है, एयर मीडियम में है। अगर हम अपने इस सिस्टम को किसी अदर मीडियम में ले जाकर शिफ्ट कर देते हैं, वाटर में लेके चले जाते हैं, ऑयल में लेके चले जाते हैं, किसी अदर मीडियम में लेके चले जाते हैं, यानी कि मीडियम चेंज कर देते हैं, तो भी इसके फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फिक्स है, जिसकी वजह से ये वैल्यू भी जो है वो पूरी फिक्स रहेगी। फोर्स, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, यानी किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। साथ ही साथ अब ये बात तो आप समझ गए कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। साथ ही साथ आपको यह भी जान लेना होगा कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए ही काम करता है, और पॉइंट मास के लिए का मतलब होता है, अब आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत बड़े या फिर
हेवनली बॉडीज के लिए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि जैसे, तो फिर ये क्या लॉ अनवैलिड है? जी नहीं, और ये लॉ तब भी वैलिड है, लेकिन इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा कि ये लॉ पॉइंट मासेस के लिए कैसे काम करता है, और हम यहां पे जब हेवनली बॉडीज की कल्पना करते हैं तो फिर पॉइंट मास कैसे एज्यूम किया जाएगा। इमेजिन कीजिए कि आपका ये जो है सूर्य है और यहां पे आपकी जो है पृथ्वी है। तो हमें अच्छे से पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो है डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, यानी इसके बीच की जो दूरी जो है वो काफी ज्यादा है। और आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, आपको पता होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट को अगर आप आसपास देखते हैं तो वो क्या होती है, काफी बड़ी नजर आती है। उसे थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ी सी छोटी अपीयर्स होने लगती है, और डिस्टेंस आप बढ़ा देते हैं तो ये बॉडी क्या होती है, और छोटी। इस तरीके से अगर आप डिस्टेंस को और भी अधिक दूर कर देते हैं तो ये बहुत ही छोटी हो जाती है, यानी कि लगभग पॉइंट मास की तरह बिहेव करने लगती है। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट जो है ना यहां भी काम कर रहा है, यानी कि ये मासेस तो बहुत बड़ी है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस इतना बड़ा हो जा रहा है कि जिसकी वजह से ये मास क्या हो जा रहा है, नेग्लिजिबल टाइप का हो जा रहा है, यानी कि पॉइंट मास के बराबर हो जा रहा है। तो यहां पे ये लॉ वैलिड हो जा रहा है। तो यही समझना है कि अगर वही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी को अगर आप एक दूसरे के क्लोज ला दें, उनके बीच के डिस्टेंस को आप कम कर दें, तो वहां पे ये लॉ वैलिड नहीं है। तो ये लॉ तभी वैलिड है जब ये डिस्टेंस भी बहुत दूर है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, ये जो ग्रह, नक्षत्र जो भी आप देख रहे हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी एक बड़ी डिस्टेंस है, और ऐसे डिस्टेंस के लिए ही लॉ वैलिड है। दूसरी तरफ अगर एक बात करें तो आपने हमेशा सुना होगा कि ये बड़ी मासेस के लिए ये काम करता है, तो क्या ये कभी छोटी मास के लिए काम नहीं कर सकता? ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये छोटी मास के लिए भी काम करता है। जैसे इमेजिन कर लीजिए कि मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, क्या हम दोनों के बीच में हम जब बातें कर रहे हैं तो हम दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा होगा? डेफिनेटली कर रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटी का रूल तो यही कहता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट, किसी भी दो पार्टिकल, किसी भी दो बॉडी के बीच में हमेशा एक फोर्स काम करता है जो एक दूसरे को हमें क्या करता है, अट्रैक्ट करने की चेष्टा करता है। तो फिर हम यहाँ पे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। जी हाँ, उस रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारा जो है यहाँ पे मास जो है m1 है, और हमारे फ्रेंड का जो मास है वो यहाँ पे m2 है, ठीक है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट को आपने देखा होगा उसकी मास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है। अगर होगी भी तो केजी में होगी, क्विंटल में होगी, टन में होगी, ऐसा मतलब बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होगा, यानी कि एक छोटी सी वैल्यू होगी। अगर आप हमारे लिए कंसिडर करें तो ये नियर, अगर मान लीजिए कि 70 केजी है, और हमारे जो फ्रेंड है उनकी भी वेट अगर मैं कैलकुलेट करूं लगभग 70 केजी के आसपास, तो हम दोनों की मासेस क्या हो गई, 70 केजी की हो गई, ठीक है। अगर हम इस मास को न्यूटन के इस ग्रेविटेशनल लॉ में पुट करते हैं, Gm1m2/r², तो यहां आपको पता चलेगा कि ये मास क्या है, बहुत छोटी मास है, यानी कि 70 × 72 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 आएगा, जो कि एक बहुत ही छोटी वैल्यू है। और इसका, और आपको अच्छे से पता होगा कि G का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 × 10⁻11, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इससे बहुत बड़ी वैल्यू मतलब एक नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू, यानी कि ये इतनी छोटी वैल्यू है कि जिसके सामने आपका ये जो मास है वो एकदम सा पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन वही जब हम बात करते हैं हेवनली बॉडीज की, यानी कि बड़ी बड़ी वस्तुओं की, यानी बड़े बड़े पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा टाइप की वस्तुओं के लिए, तो उनका मास काफी बड़ा हो जाता है। उनका मास नियर अबाउट आपका 10⁻24 के आसपास हो जाता है। अगर 10⁻24 से अगर आप इसे कैंसिल आउट करें तो आपको पता चलेगा कि नियर अबाउट कुछ एक वैल्यू मिलेगा जो एक बड़ा होगा, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, फोर्स आपको पता चलेगा। तो यही कारण होता है कि ये जो मास होता है छोटे छोटे मासेस के लिए पृथ्वी पर, ये चीजें वैलिड हम नहीं देख पाते हैं। वैलिड जबकि होता है लेकिन हमको एहसास नहीं होता है, लेकिन यही चीजें हम बड़ी बड़ी वस्तुओं के लिए देख पाते हैं। तो यहां पे ये अच्छे से समझना होगा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट का बड़ा होने से ये लॉ वैलिड नहीं हो जाता, या फिर सिर्फ डिस्टेंस बढ़ जाने से ये लॉ वैलिड नहीं हो जाता, बल्कि दो चीजों पर ये डिपेंड करता है। एक तो मास ऑफ द बॉडी, और दूसरा उनके बीच में डिस्टेंस के ऊपर।